हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस किया था जो नरजनन तंत्र है उसके बारे में अपन पुंकेसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पुंकेसर यानी कि स्टेमन पुंकेसर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर अपन ने देखा था कि पुंकेसर जो एंथर है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। पुंकेसर के एंथर के अंदर यहाँ पर लघु बीजाणु ध्वनि प्रेजेंट होती है। तो अपन नेक्स्ट उसी से कंटिन्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना। लघु बीजाणु ध्वनि क्या होती है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो लघु बीजाणु ध्वनि की स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं और स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई स्टेमन की अपन बात कर रहे हैं। स्टेमन का ये क्या है, एंथर है, परागकोश है। इस एंथर के बारे में अपन क्या कर रहे थे, इसका टीएस सेक्शन काटा और उसके बाद में अपन इसकी स्ट्रक्चर देखी थी। उसके अंदर अपने को एक कहने का मतलब एक इसका छोटा सा पार्ट अपन ले रहे हैं लघु बीजाणु ध्वनि का, और लघु बीजाणु ध्वनि की स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये सारी चीजें अपने को नजर आती है। यानी कि प्रत्येक जो लघु बीजाणु ध्वनि है यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो 4 परतों से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि 4 लेयर्स। तो 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे बाहर इसकी पहली जो परत है वो है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर है। उसके अंदर वाला जो सेकंड लेयर है वो है अंतस्थीशियम यानी कि एंडोथीशियम। थर्ड लेयर इसकी है मध्य परत यानी कि मिडल लेयर, और लास्ट फोर्थ जो लेयर है वो है इसकी क्या, टेपिटम। टेपिटम यानी कि पोषोतक भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लोग जो इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसके अंदर 4 लेयर कौन कौन सी है, कहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर वैसे तो एक टॉपिक बीच में और आता है कि लघु बीजाणु ध्वनि का फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, लेकिन अपन कंटिन्यू टॉपिक को लेकर चल रहे हैं इसलिए अपन इसकी स्ट्रक्चर को पहले पढ़ लेंगे और उसका फॉर्मेशन होता क्या है, निर्माण कैसे होता है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग इसकी कंटिन्यू लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संरचना के अंदर यहाँ पर अपन लोग जो देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी 4 लेयर है। सबसे बाहर की जो लेयर है उसको अपन एपिडर्मिस बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके अंदर वाली जो लेयर है इसकी जस्ट अंदर वाली उसको एंडोथीशियम की अंतस्थीशियम कहते हैं। उसके अंदर 1 से 3 परतों से मिलकर बनी हुई यहाँ पर मध्य परतें प्रेजेंट है यानी कि उसको मिडिल लेयर कहते हैं। और सबसे अंदर जो सिंगल लेयर जो प्रेजेंट है उसको अपन कहते हैं पोषोतक यानी कि टेपिटम, ठीक है ना। और टेपिटम के अंदर यहाँ पर एक कोशिका प्रेजेंट है और उस कोशिका का नाम भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी सेल प्रेजेंट है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो सबके अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो एक्चुअल तो होता क्या है कि यहाँ पर जो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, परागकणों का, पोलन ग्रेन्स का। परागकण इसी के द्वारा बनते हैं। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर लघु बीजाणु ध्वनि कैसे बनती है। तो लघु बीजाणु ध्वनि बनती है 2 कोशिकाओं से, एक तो भित्तीय कोशिका होती है और एक होती है बीजाणुजन कोशिका, स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है ना। तो उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन केवल इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब जो सबसे बाहर की जो लेयर है इसका जो फॉर्मेशन है वैसे देखा जाए ये क्वेश्चन कई बार नीट और अन्य एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है कि निम्न में से 4 लेयर ऑप्शन के अंदर मिलेंगे आपको कि निम्न में से कौन सी परत है जिसका फॉर्मेशन यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल के द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, यानी कि जो आर्किस्पोरियल सेल है यानी किसको बोलते हैं अपने क्या, पशु कोशिका। पशु कोशिका आर्किस्पोरियल सेल यानी कि एक सेल होती है जिसकी डिस्कस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर आर्किस्पोरियल जो सेल है उसका इस आर्किस्पोरियल सेल के द्वारा यहाँ पर 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी, यहाँ पर अंतस्थीशियम की एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। यहाँ पर जो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है ना इसका फॉर्मेशन कभी भी आर्किस्पोरियल सेल के द्वारा यानी कि पशु कोशिका के द्वारा नहीं होता। इसलिए कभी भी है ना यहाँ पर एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है ना उसको इसी माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं मानते। क्यों, देखो इधर
यहाँ पर ये है एंथर। एंथर के बाहर क्या होती है? एंथर वॉल। एंथर वॉल प्रेजेंट है, ये बाहर एंथर वॉल प्रेजेंट है। तो आप कहोगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो माइक्रोस्पोरेंजियम पहले थोड़ी बन जाती है, बाद में तो बनेगी ना। तो बाद में बनेगी तो यहाँ पर बताओ एंथर के बाहर यानी कि पराकोष के बाहर पराकोष भित्ति, तो एंथर वॉल तो प्रेजेंट है ना। तो एंथर वॉल प्रेजेंट है तो बताओ ये एंथर वॉल क्या होती है? बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा पहले से प्रेजेंट है ना, लेकिन यहाँ 3 परतों का निर्माण किसके द्वारा होगा? आर्किस पूरे प्रेपसु कोशिका के द्वारा होगा ना। इसलिए यहाँ पर जो बाहर की जो लेयर है ना बाह्य त्वचा, ये एंथर के अंदर पहले से प्रेजेंट है, ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होती है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं होती। ठीक है, अब देखो इधर सबसे बाहर है बाह्य त्वचा। वैसे पढ़ने के अकॉर्डिंग जब अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना तो 4 लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 4 लेयर जो है उसमें सबसे बाहर है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस है वो बाह्य त्वचा क्या होती है? भी यहाँ पर ये एकल सिंगल लेयर है, ध्यान रखना। और सिंगल लेयर है और रेखीय होती है, रेडियल्स, और दीर्घित होती है, इलोंगेटेड होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों वर्ड साथ में बोल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर देखो एकल यानी कि सिंगल लेयर है, रेडियल होती है, इलोंगेटेड होती है। इसका मतलब ये सबसे बाहर एक प्रकार की सॉलिड लेयर होती है। और ध्यान रखें जब पराकोष भित्ति का यानी कि एंथर वॉल का जब डीएसेंस होता है ना, यानी कि इसका स्फुटन होता है ना, उस स्फुटन के अंदर ये बाहर की जो लेयर है वो तेजी से फटती है। और तेजी से फटने पर अंदर जो प्रेजेंट परागकण होते हैं ना वो तेजी से बाहर निकलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इसके अंदर थोड़ा सा इंपोर्टेंस होती है। ठीक है ना। तो सबसे बाहर की लेयर सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर काम क्या करती है अभी? क्योंकि यहाँ पर जो एंथर है पराकोष है, इस पराकोष को बाहर से सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। सुरक्षात्मक आवरण क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की क्या होती है भी कठोर सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड लेयर है, इसलिए सॉलिड लेयर है। तो यहाँ पर बाहर से जो भी इसको यांत्रिक कहने का मतलब जो भी चोट लगती है ना, मैकेनिकल जो भी इंजुरीज लगती है ना, उनसे इसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। इसलिए ये जो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है ना, ये एंथर के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर वाली जो लेयर है वो है कौन सी भी? एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम आपको नजर आ रही है, ये अंतस्थीसियम एंडोथीसियम है, यानी कि एपिडर्मिस जो बाह्य त्वचा है उसके जस्ट अंदर वाली लेयर होती है। अब जो एंडोथीसियम है, अंतस्थीसियम है, वो इसके अंदर वाली लेयर है। अंदर वाली जो लेयर है ये क्या होती है एक प्रकार से, ये इसकी तुलना में क्या होती है यहाँ पर मोटी स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ध्यान रखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए लागू होती है कि यहाँ पर अल्फा सेलुलोज की पट्टियों का जमा होता है, यानी कि इस अल्फा सेलुलोज की यहाँ पर रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। और रेशेदार पट्टियां काम क्या करती हैं भी? जब ये पराकोष भित्ति जब फटती है ना, तो फटने के अंदर क्या करती है? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और इसको फटने में सहायता प्रदान करती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये जो परत है ना अंतस्थीसियम एंडोथीसियम, ये इसके साथ साथ इसके अंदर रेशेदार पट्टियां तो प्रेजेंट होती है भी, और रेशेदार पट्टियों के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है भी? ये एक प्रकार से आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही का मतलब इसमें आर्द्रता पाई जाती है, यानी कि ये एक तरह से ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, आर्द्रता प्रेजेंट है। ये आर्द्रता काम क्या करती है भी? इससे कहने का मतलब पराकोष भित्ति है ना उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखती है, आर्द्रता ग्राही रखती है। और मॉइस्चराइज रखने से क्या होगा कि ये लंबे टाइम तक एक तरह से मॉइस्चर रहती है, और मॉइस्चर रहने से क्या होती है? सूखने से बचाने का काम करती है। ठीक है ना। और यहाँ जो अल्फा सेलुलोज की जो पट्टियां पाई जाती है ना, उसका एक तरीके से थिकनिंग पाई जाती है, जमाव। और अल्फा सेलुलोज का जो जमाव होता है ना, थिकनिंग होती है ना, उसके कारण इसके अंदर एक प्रकार से मजबूती आती है। और ध्यान रखें यहाँ पर जिस स्थान पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता है ना, वहां पर ये जगह क्या रह जाती है भी? यहाँ पर एक स्पेस रह जाता है, खाली जगह रह जाता है। और खाली जगह जो स्पेस रह जाता है ना, उसके कारण क्या होता है भी? यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या करती है भी? एक तरीके से फटना शुरू हो जाती है। जब इसकी आर्द्रता पूरी तरह से गायब हो जाती है ना, तो ये परत सूख जाती है, और सूखने के बाद क्या हो जाती है? प्रस्फुटित हो जाती है, डीएसेंस हो जाती है, जिससे पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट होगी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, और सेकंड होगी अंतस्थीसियम एंडोथीसियम, यानी कि ये एक प्रकार की मोटी अल्फा सेलुलोज की तरह और आर्द्रता ग्राही परत होती है। नेक्स्ट है मध्य परतें। इसको मिडिल लेयर्स भी कह सकते हैं, मध्य परत भी कह सकते हैं।
ये 1 से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। भी ध्यान रखना, ये सिंगल लेयर होती है, ये भी मोटी होती है, लेकिन ये भी सिंगल लेयर होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मध्य परतें है ना, ये मध्य परतें 1 से 3, मतलब इसमें सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, और एक ट्रिपल लेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 1 से 3 लेयर से मिलकर यहाँ पर ये परत बनी होती है, और ये थोड़े दिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि ये क्या होती है, शॉर्ट टाइम लिव्ड रहती है। इसका मतलब अल्पकालिक होती है, थोड़े दिनों के बाद में ये अपने आप ही डैमेज हो जाती है। ठीक है ना। अब लास्ट पर पढ़ने जा रहे हैं टेपिटम। टेपिटम यानी कि उसको अपन कह सकते हैं क्या, पोषोतक टेपिटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की। और इससे हर बार यानी कि कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि हर बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर, चाहे वो 12th बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके अंदर यहाँ पर टेपिटम से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 12th बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड, उसके साथ साथ यहाँ पर नीट और एम्स और मेडिकल लाइन के अंदर भी अपन इसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो टेपिटम है, ये टेपिटम जो पोषोतक है वो 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। और 2 प्रकार के कौन कौन से, यहाँ पर एक तो अमीबीय टेपिटम और एक होता है ग्रंथिल टेपिटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर देखो अमीबीय टेपिटम, ग्रंथिल टेपिटम। स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दोनों के अंदर होता है। आज के इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, उसके बाद परमानेंट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अमीबीय टेपिटम, ग्रंथिल टेपिटम। देखो नाम से पता चल रहा है, अमीबीय का मतलब अमीबॉइड, और अमीबॉइड का मतलब देखो सीधी सी बात है कि जो टेपिटम है ये एक प्रकार की पोषोतक लेयर होती है, न्यूट्रिशन लेयर होती है। और पोषोतक का मतलब सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर जो एमएमसी सेल है, लघु बीजोन मात्र कोशिका, उसको पोषण प्रोवाइड करवाना। और पोषण प्रोवाइड करवाना इसका मतलब ये हो गया कि ये कार्य के आधार पर 2 प्रकार का होता है क्या, टेपिटम। कार्य के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन फंक्शन, टेपिटम इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है ना। यहाँ पर 2 टाइप्स का टेपिटम है, और 2 टाइप्स का जो टेपिटम है उसमें एक है अमीबीय। कार्य अमीबीय कैसे कर रहा है अभी कि यहाँ पर देखो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, इनकी पोषक पदार्थ प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन सबस्टेंस प्रेजेंट है। ये न्यूट्रिशन किसके पास आएंगे, एमएमसी सेल के पास। और एमएमसी सेल क्या काम करेगी यहाँ पर, ये अपने आकार में बढ़ोतरी करेगी, सेल डिवीजन होगा, और इसके आगे सेल, नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो एक तरीके से इस प्रकार के जो टेपिटम है, अमीबीय टेपिटम, उसमें जो पोषक पदार्थ है ना, वो एक तरीके से इस एमएमसी सेल के पास तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता अभी, यहाँ पर इसमें यहाँ जो इसकी जो परतें है ना, इसकी टेपिटम की, ये परतें क्या हो जाती है, यहाँ से टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है, अंदर का जो यहाँ कोशिकीय पदार्थ है, न्यूट्रिशन जो सबस्टेंस है ना, वो अमीबा की तरह लुढ़क कर यानी कि इसकी भित्ति को तोड़ता हुआ एमएमसी सेल के पास आता है। इसका मतलब इसको क्या कह दिया अपन ने, अमीबीय टेपिटम कह दिया। यानी कि अमीबा की तरह लुढ़क कर गति कर रहा है, इसकी भित्ति को तोड़ता हुआ आगे इस प्रकार आगे गति करता है। इसका मतलब इसका जो न्यूट्रिशन, सीधी सी बात यह है, इसका जो पोषक पदार्थ है वो अमीबा की तरह लुढ़क कर एमएमसी सेल के पास सेल वॉल को, कोशिका भित्ति को तोड़कर आता है। ठीक है ना। इसलिए इसका नाम पड़ गया अमीबीय टेपिटम। दूसरा है ग्रंथिल टेपिटम, सेक्रेटरी टेपिटम। ग्रंथिल, सेक्रेटरी ग्रंथिल का मतलब, कहने का मतलब सेक्रेट होना, निकलना। इसका मतलब क्या होता है अभी, इस प्रकार के टेपिटम में क्या होता है अभी, यहाँ जो न्यूट्रिशन सबस्टेंस है ना, ये न्यूट्रिशन सबस्टेंस क्या होता है, ये भित्ति को तोड़ता नहीं है, बिना भित्ति को तोड़े हुए इसका जो पोषक पदार्थ है ना, ये इसमें से छन करके, सेक्रेट होकर के, ग्रंथिल होकर के किसके पास आता है, एमएमसी सेल के पास। इसका मतलब इसमें भित्ति का यानी कि टूटना नहीं होता, टूटती नहीं है, इसलिए बिना भित्ति के टूटे हुए यहाँ पर जो न्यूट्रिशन सबस्टेंस है, पोषक पदार्थ है, वो एमएमसी सेल के पास आता है, और ये इसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और इस एमएमसी सेल्स के क्या बनते हैं, आगे परागकण बनते हैं। तो परागकण को लगातार क्या मिलता है, अभी पोषण मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये होगी इसकी 4 परतें। अब है भी यहाँ पर क्या, टेपिटम के कार्य। ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंस टॉपिक है। टेपिटम के कार्य क्या होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टेपिटम कार्य, इसका सबसे जो मेन फंक्शन है वो है कि टेपिटम एक प्रकार का क्या होता है अभी,
पोषक लेयर है, न्यूट्रिशन लेयर है, यानी ये काम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है कि यहाँ जो डेवलप हो रहे जो एमएमसी सेल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसको और लघु बीजाणु जो है ना उसको क्या करता है, ये लगातार पोषण प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये क्या हो गया, एक प्रकार की पोषक परत होती है, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है अभी, स्पोरोपोलिन। ये कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, स्पोरोपोलिन क्या होता है। स्पोरोपोलिन का यहाँ पर बहुत ज्यादा फंक्शन है। स्पोरोपोलिन एक प्रकार से टेपिटम के द्वारा स्त्रावित होने वाला प्रतिरोधी पदार्थ है, रेजिस्टेंस सब्सटेंस, और प्रतिरोधी पदार्थ है, इसका मतलब ये जो प्रतिरोधी रेजिस्टेंस सब्सटेंस है ना, ये स्त्रावित तो किसके द्वारा होता है, टेपिटम के द्वारा, और टेपिटम से किसके पास आता है यहाँ पर, परागकणों के पास, एमएमसी सेल के पास। और जो परागकण होते हैं ना, इन परागकणों के बाहर क्या होता है, ये सिंगल लेयर के रूप में जमा हो जाता है, इसलिए एक प्रकार का प्रतिरोधी रेजिस्टेंस सब्सटेंस हो गया। ये काम क्या करता है भी, ये परागकणों को लंबे समय तक प्रोटेक्ट रखने का काम करता है, यानी कि सुरक्षित रखने का काम करता है। और जो परागकणों के जो यानी कि फॉसिल्स जो है ना, जीवाश्म, वो इसी स्पोरोपोलिन के कारण क्या होता है, लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। यानी कि सीधी सी बात अभी, स्पोरोपोलिन एक प्रकार का प्रतिरोधी पदार्थ है, रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, इसलिए काम क्या करता है अभी, क्योंकि जब ये किसी तापमान, ये किसी अम्ल क्षार इसके द्वारा डैमेज नहीं होता, इसलिए परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करता है, प्रोटेक्ट रखने का काम करता है, इसलिए स्पोरोपोलिन ये एक प्रकार का इसका मेन फंक्शन है जो यहाँ पर टेपिटम के द्वारा स्त्रावित होता है। तीसरा इसका फंक्शन है यूबिस्काय। यूबिस्काय क्या होता है अभी, स्पोरोपोलिन जो है ना, ये बाद में जाकर के किस में चेंज होता है, यूबिस बॉडी के अंदर, यूबिस्काय के अंदर। जो काम क्या करता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं परागकण, उसका जो बाह्य चोल है ना, आउटर कोएट, उसके निर्माण में सहायता करता है, ये इसका थर्ड फंक्शन हो गया। और यहाँ पर ये प्रकार का पोषक लेयर होती है, तो यहाँ पर जो टेपिटम होता है ना, ये एक प्रकार का, इसके द्वारा बहुत सारे और भी एक प्रकार से बहुत सारे केमिकल सेक्रेट होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पोलन किट। पोलन किट क्या होता है, एक प्रकार का ये नारंगी रंग का चमकीला शाइनी सब्सटेंस होता है, और ये जाकर के टेपिटम के द्वारा किस तरह होता है, लेकिन परागकणों के बाहर ये जम जाता है। और पोलन किट जमने से क्या होगा भी, क्योंकि यहाँ पर जो कीट होते हैं ना, वो इसके आकर्षण के कारण इसकी तरफ आकर्षित होंगे, और आकर्षित होकर के क्या करेंगे, यहाँ पर इस कीट परागण में ये हेल्प करता है, इस कारण यहाँ पर ये पोलन किट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर ये हो गई क्या भी, टेपिटम के कार्य, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा लघु बीजाणु थानिक स्ट्रक्चर। अब इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें।